Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great इंशाल्लाह। आज हम साइंस एंड आइडियोलॉजी पे लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आउटलाइन से। आउटलाइन में सबसे पहले, बल्कि पूरे लेक्चर में सबसे पहले हम बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्टडी करेंगे कि हमारा मतलब साइंस एंड आइडियोलॉजी से क्या है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेक्चर साइंस और आइडियोलॉजी के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेगा। और इस लेक्चर का बेसिक पर्पस ये है कि हम ये जानें कि साइंस itself is not impermeable to ideology. Science is not entirely objective. Science is not absolute. साइंस की जो सब्जेक्ट है वो entirely objective नहीं है। साइंस की सब्जेक्ट हमारी हेल्प कर सकती है, हमारी हेल्प करती है, हम उसके ज़रिए डेवलपमेंट करते हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स में। लेकिन लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की पर्सपेक्टिव से, और उसके अलावा फ़िलासफ़ी की पर्सपेक्टिव से, और साथ साथ साइकोलॉजी की पर्सपेक्टिव से और हिस्ट्री की पर्सपेक्टिव से ये बात जानना लाजमी है कि साइंस इज़ अ सब्जेक्ट इन अ फील्ड लाइक एनी अदर फील्ड। और चाहे वो जितना भी ऑब्जेक्टिव होने की कोशिश करे, लेकिन वो कोशिश कर सकता है, वो कभी ऑब्जेक्टिविटी तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि साइंस एम्पिरिकल एविडेंस पे रिलाई करती है। लेकिन जो साइंटिफिक मेथड है उसमें ख़ुद इस तरह की बाइसेस आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम साइंस को डिफ़ाइन करेंगे और आइडियोलॉजी की डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सप्लोर करेंगे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि आइडियोलॉजी ने हिस्टोरिकली किस तरह साइंस को इम्पैक्ट किया और उसे इन्फ्लुएंस किया। उसमें सबसे पहली बात एंथ्रोपोलॉजी और कॉलोनियलिज्म की है कि अर्ली 19th और 20th सेंचुरी में वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म ने एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स को यूज़ किया अपनी कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने इस तरह की जो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं की हेल्प ली और उनके ज़रिए ये बात जस्टिफाई की कि बाकी सिविलाइजेशंस जो कि यूरोप से बाहर हैं वो ऑटोमेटिकली इंफीरियर हैं, वो सैवेजेस हैं, वो प्रिमिटिव हैं, वो बारबेरिक हैं और वो अनसिविलाइज्ड हैं। सिर्फ यूरोपियन सिविलाइज्ड हैं, वो आप कहें कि डेवलप्ड हैं और वो एडवांस हैं। उसके बाद कॉलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म पे बात करेंगे कि किस तरह सोशल डार्विनिज्म ने कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई किया। इनफैक्ट सोशल डार्विनिज्म को यूज़ किया गया, डार्विन की थ्योरी को यूज़ की गई, डार्विन की थ्योरी को यूज़ किया गया कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए। फिर हम आएंगे साइंस एंड रेसिज्म पर कि किस तरह साइंस को एक दौर में यूज़ किया गया रेसिज्म जस्टिफाई करने के लिए। उसमें टॉपिक्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि क्रेनियोमेट्री है और उसके अलावा पोलिजनिज्म है। फिर हम आएंगे कि किस तरह साइंस के ज़रिए ये बात लोगों के जहनों में डाली गई कि इंटेलिजेंस हेरिडिटरी है, यानी इंटेलिजेंस बेसिकली माँ बाप पे डिपेंड करती है कि वो जेनेटिकली बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। इस आइडिया ने ना सिर्फ स्टेरिलाइजेशन के लॉस को जन्म दिया, बल्कि इसके अलावा इसी आइडिया ने यूजेनिक्स की आइडिया को भी जन्म दिया। यूजेनिक्स बेसिकली ये आइडिया है कि जो काबिल लोग हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो कि ताकतवर लोग हैं, हमें सिर्फ उन लोगों के दरमियान शादियाँ करनी चाहिए और हमें उन लोगों को अलग छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें उन लोगों को तर्क करना चाहिए जो कि कमज़ोर है। यानी बेसिकली हमें एक फ़िट और एक इंटेलिजेंट इंसान की शादी एक फ़िट और इंटेलिजेंट इंसान के साथ ही करनी चाहिए। ये बेसिक आइडिया है सेलेक्टिव ब्रीडिंग का, जिसे हम यूजेनिक्स कहते हैं। फिर हम आएंगे कि किस तरह मॉडर्न साइकोलॉजी और LGBTQ स्टडीज़ वो आपस में रिलेटेड हैं। इनफैक्ट मॉडर्न साइकोलॉजी की फील्ड इंटायरली फेमिनिस्ट फिलासफी, फेमिनिस्ट पोस्ट मॉडर्न फिलासफी से इन्फ्लुएंस्ड है और पोस्ट मॉडर्निज्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मॉडर्न साइकोलॉजी पर भी, सोशियोलॉजी पर भी और उसके साथ एंथ्रोपोलॉजी पर और बायोलॉजी पर भी बहुत हद तक पोस्ट मॉडर्निज्म का इन्फ्लुएंस है, यानी पोस्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी का। फिर हम आएंगे कि किस तरह अर्ली फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजी ने किसी तरह की डोमिनेशन को जस्टिफाई किया, बल्कि वो एक्सप्लॉयटेशन की एक सोर्स बनी। फिर हम आएंगे किस तरह UN की जो सर्वेज हैं और अफ़गानिस्तान अमेरिका पे स्टडीज़ हैं या चाइल्ड मैरिजेस पे स्टडीज़ हैं, वो किस तरह से मॉडर्न टाइम्स में हमारी इसी वक्त मौजूदा दौर में वो आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। और फिर फाइनली हम बात करेंगे कि किस तरह वेमेन को इन्फीरियर माना जाता था वेस्ट में और मैन को सुपीरियर माना जाता था, और वो भी एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी और बायोलॉजी को सामने रखते हुए।